वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello everyone, welcome you all to study for civil services। आज हम जो है 7 अगस्त के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने सीएपीएफ का पेपर दिया है तो मैं आप लोगों से यही एक बात कहूंगी कि कल सीएपीएफ का जो पेपर हुआ है उसको एक बार देखना जरूर। यूपीएससी कंडक्ट कराती है। आप में से अगर कोई भी जो स्टूडेंट है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है सीएससी की, तो सीएपीएफ का पेपर जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो इस बार सीएपीएफ के पेपर में जो एंशंट हिस्ट्री पूछी है ना, वो उन्होंने ऐसी पूछी है जो कि बिल्कुल आप मुकाबला कर लो सिविल सर्विसेज वालों से। तो आपको मैं यही कहूंगी, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो सीएपीएफ का पेपर जरूर देखना, उसकी एंशंट हिस्ट्री को तसल्ली से देखना। उसकी ज्योग्राफी, काफी अच्छी ज्योग्राफी पूछी है, भूगोल जो पूछा है, भौतिक भूगोल हो गया, मानव भूगोल, काफी अच्छे लेवल का और काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स काफी इजी आया था। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछी गई थी और वो भी बहुत डीप नॉलेज में पूछी गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री काफी इजी थी। पॉलिटी भी काफी इजी थी, मतलब सारा सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस थे। साइंस भी इजी थी। तो इको भी अच्छी थी। आप एंशियंट हिस्ट्री और इको के लिए जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप सब लोगों से यही मैं कहूंगी कि आप सभी लोग एक बार इस पेपर्स को जरूर सॉल्व करके देखें। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। आज के हमारे आर्टिकल्स में सबसे पहला है मासी का पोर्टल, फिर है अनुच्छेद 370, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे वापस बात करने लग गया है। ई केयर, ये कार नहीं है, केयर है। फिर उसके बाद अभी जो दिल्ली का एक दोबारा से बिल आया ना, एनसीटी ऑफ दिल्ली का। फिर है ओबीसी का और ट्रेवल टूरिज्म के ऊपर। ये ट्रेवल टूरिज्म का टॉपिक अभी एक स्टूडेंट था, उससे एसएसबी का जो होता है ना, उसके लेक्चरेट में उससे बोला गया था कि मेडिकल टूरिज्म पे एक लेक्चरेट तैयार करो। चलो आगे बनते हैं। मासी पूछल, मासी पूछल का मतलब क्या है? मासी का मतलब क्या है भाई? ये वो मासी नहीं है कि आपकी मौसी वाला मासी है। ये मासी है मॉनिटरी एक्ट फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ताकि जितने भी हमारे भारत में चाइल्ड केयर के इंस्टीट्यूट्स बने हुए जो ये दावा करते हैं कि वे बच्चों की देखभाल करते हैं, है ना, ऐसा कहते हैं ना कि वे बच्चों की देखभाल है, आंगनबाड़ी है। तो जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, इन इंस्टीट्यूट्स को नजर रखने के लिए, इनके ऊपर इंस्पेक्शन रखने के लिए पूरे भारत में इनको तैयार किया गया मासी पोर्टल। हम आप समझे बात को? ये चाइल्ड केयर के, तो आपको भी पता है कि चाइल्ड केयर के इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चल ही रहे हैं। जुवेनाइल का मतलब होता है जो चाइल्ड होते हैं, 18 से कम होते हैं जो। तो ये ऐप जो है ना, ये हर एक इंस्टीट्यूट के साथ लिंक किया जाएगा, और वो इंस्टीट्यूट जो होंगे आगे अपनी हर बार एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे, और फिर वो ऐप अपने आप उसमें आगे और ज्यादा रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा। इसमें जो है बहुत सारी कमिटीज, इंस्पेक्शन कमिटीज, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबीज, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इन सब के तहत जो है पूरा एक यहाँ पर तैयार किया जाएगा, और इसमें इंस्पेक्शंस की जाए। ठीक है, मतलब बेसिकली आप ये बात कर लो कि चाइल्ड से जुड़ी हुई जो भी चाइल्ड की केयर होती है, वहां पर उनके साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती है, उन सब के लिए एक सिंगल विंडो, सिंगल प्लेटफॉर्म, एक मासी तैयार किया जाएगा, जिसका रेगुलर फॉलोअप भी किया जाएगा, चेकिंग भी की जाएगी, इंस्पेक्शन भी की जाएगी, क्वेश्चनर्स तैयार किए जाएंगे। और ये सब कुछ किस एक्ट के तहत हो रहा है? जुवेनाइल एक्ट 2015 के तहत, कि हर जगह पर जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है, बनाई जाएगी, ताकि बेसिकली भाई हम चाइल्ड केयर के जो प्रोटेक्शन होते हैं उसकी बात हम कर सके। तो ये बहुत एक इजी सा आर्टिकल था, दिमाग में रखना। मासी पोर्टल चाइल्ड केयर के ऊपर बात कर रहा है। कभी मेंस के एग्जाम में कोई चाइल्ड से जुड़ा हुआ टॉपिक आता है, करंट अफेयर को जोड़ के लिख सकते हो। अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए याद रख लो, करंट अफेयर है, मासी करके याद कर लो, मासी इज रिलेटेड टू दिस थिंग, बस इसमें इतना ही याद रखना, ठीक है। ऐसा आता है भाई आर्टिकल 370। अभी आर्टिकल 370 का क्या सीन चल रहा है भाई, कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी इतने सालों बाद अब आके आर्टिकल 370 पे हियरिंग का फैसला दिया। 2019 में आया था ना, आपको याद है? आर्टिकल 370 को 2019 में हटाया गया था।
अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तब तो इसके ऊपर कोई फैसला लिया नहीं था, अब यहाँ पर दोबारा से इसके ऊपर एक केस को टेक किया है, दोबारा से लिया है। ठीक है भाई, ये देख लो, अब इसको पढ़ो यहाँ पर। आर्टिकल 370 वर्ष 2019 में निरस्त किया गया था। 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2019 को ये पूरा एग्जिस्टेंस में आया। तो अभी जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था, उसी को रिवोक करने के लिए 2019 में वो रिवोक कर दिया गया। अब उससे जुड़ा हुआ ये एक्ट है। आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उसमें लिखा गया था कि भाई विशेष प्रावधान दिए गए जम्मू कश्मीर को, वो अपना फ्लैग रख सकते हैं, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, और पार्लियामेंट की कोई भी जो उनका बिल पास होता है, जरूरी नहीं है कि वो उन बिल्स के ऊपर प्रॉपर उसको माने, मतलब उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो ये सब बातें लिखी गई थी यहाँ पर। ठीक है, ये देखो आप पढ़ो इधर। प्रेसिडेंट कोई भी नोटिफिकेशन इशू करते हैं तो फिर वहां पर वो स्टेट जो है वो उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सब तो आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये आया था, तब अलग से जम्मू कश्मीर को स्टेटस दिया गया था। लेकिन आज के टाइम पे आप सभी लोग जानते हैं 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से एक जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया। क्योंकि पहले एक स्टेट हुआ करते थे, अभी यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट कंट्रोल में आती है किसके, प्रेसिडेंट के। ओके, सो यहाँ पर अब इसमें आर्टिकल 35A भी आता है। आर्टिकल 35A जो कि जम्मू कश्मीर को कहता है कि आपको भी जो है जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स को परमानेंट बनाया जाएगा, और वहां पे कोई भी और प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकता है। ठीक है, अब जो प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर है वो आर्टिकल 239 में आती है। क्यों आती है? क्योंकि आर्टिकल 239 जो है ये यूनियन टेरिटरी से आज के समय में डील करता है, और जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट ही लद्दाख का हाई कोर्ट है, और सेमी हाई कोर्ट दोनों के रखे गए हैं, कोई सेपरेशन नहीं हुआ है। तो अब थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, 5 लोकसभा सीट है और 4 राज्यसभा सीट है। अब इसमें जो है ये बोल दिया गया है कि अब जो 2023 का अमेंडमेंट बिल आया है जम्मू कश्मीर का, पहले 2019 को आया था, अब 19 में जो है चेंजेस करके थोड़ा सा 2023 में लाया गया कि अब जो है हम लोग यहाँ पे इसमें एमएलए को भी इलेक्ट करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाएंगे, जिसमें यहाँ पर जो पीओके से कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स हैं, ठीक है, मतलब पीओके एंड कश्मीरी पंडित जो है उनके लिए अलग से एक सीट का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है भाई, कश्मीरी माइग्रेंट्स में से 2 एमएलए रहेंगे, पीओके में से 1 माइग्रेंट रहेंगे, और ये वहां के एलजी का काम होगा उनको अपॉइंट करना। इस बिल में ये सारे चेंजेस लेके आए जा रहे हैं। तो बात समझ में आ गई आपको? मैं आपको क्रोनोलॉजी दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। असल में सबसे पहले जो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब जम्मू कश्मीर जो है एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था। आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग उनको स्पेशल स्टेटस भी दिया गया था, जिसमें वो अपना फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीजों की मॉडिफिकेशन सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये स्टेट में था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बन गया है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेपरेट यूटी बन गए हैं। 2019 में 30 अक्टूबर से, 30 अक्टूबर इसलिए चूज किया गया था क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है, और उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूनिटरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से उनको एक अलग से ये बोल दिया गया। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है आज के समय में एक यूटी है, और यहाँ पर ये बिल में लाने की बात की गई है कि 2 जो है कश्मीरी पंडित, यहाँ पर उनके लिए रिजर्वेशन रहेगी एमएलए में सीट, और एक जो है वो पीओके से रहेगी। तो ये एक अलग से रिप्रेजेंटेशन देने की बात इनको की गई है। क्लियर हुई यहाँ तक स्टोरी भाई सबको? ये थी आपकी एक छोटी सी स्टोरी, आपको याद रखनी है। ये जो है सरकार ने जो मूव्स किए थे ये उसके ऊपर है। ठीक है, चलो अगला आर्टिकल है ई केयर। बताया था अभी ई केयर। ई केयर का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है कि बहुत सारे हमारे जो अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है बाहर, तो उनकी जो बॉडीज होती है मृत्यु के बाद, जो अवशेष होते हैं, वो यहाँ पे भारत में जो लेके आए जाएंगे, उसके लिए एक ई केयर है। केयर की फुल फॉर्म ही क्या है? क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स। ठीक है, यहाँ पर एयरपोर्ट के जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर 24/7 अपना काम देख करके फटाफट से अप्रूवल देना शुरू कर देगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, डेथ सर्टिफिकेट होगा,
दूतावास का सर्टिफिकेट होगा, एनओसी होगी, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होते हैं, और मृत मृत व्यक्ति का जो रद्द पासपोर्ट कर दिया गया है वो, और जितनी भी और स्कैंड होंगी ये सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें जो है वो सबमिट कराई जाएंगी उसके घर वालों द्वारा। और उनके जो जो भी बॉडीज के जितने भी अवशेष होंगे उन सब को भारत लेकर के आया जाएगा, और उसके लिए अलग से पोर्टल है ई केयर, ताकि जल्दी जल्दी काम ये किया जा सके, इस काम में देरी ना हो। इसके अंदर क्या होगा, पहला तो यहाँ पर होगा विदेश से शवों को लेकर के आया जाएगा, दूसरा जो पार्थिव शरीर होगा उनके अवशेषों को, जो भी उनके परिवहन है उनसे, ठीक है, अवशेषों के परिवहन से। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ई केयर में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, बहुत अच्छी बात है ये वाली। इसमें जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ईमेल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि अगर एक ऐप होती है ना, ऐप जो है ना वो ना एक ही बार में मल्टीपल लोगों को मैसेज भेज सकती है। आपको पता है जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह भी होते हैं उनकी अपनी एप्स होती हैं, तो आप उनको एक ही टाइम पे मल्टीपल मैसेजेस भेज सकते हो। आप सिलेक्ट ऑल करके जितने भी क्वेरीज हैं उनको एक साथ मैसेज भेज सकते हो कि हमारा बैच अभी शुरू हो रहा है या कुछ भी है। तो ऐसे यहाँ पर भी रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है आसानी से की जा सकती है ईमेल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू। उसको रिव्यू करने के लिए भी यहाँ पर अलग से एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप देंगे और सारा कुछ वहीं पर ही चेक कर दिया जाएगा। ई केयर याद हो जाएगा। आज आपने दो पोर्टल पढ़े हैं, एक मासी पढ़ा है, मासी चाइल्ड केयर के लिए है, और ये डेड बॉडीज के लिए है ई केयर। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, दोनों इजी थे, ये प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब आओ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार और बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। विपक्ष की अनदेखी के बीच लोकसभा ने दिल्ली सेवा विधेयक को अब पारित कर दिया है, और यहाँ पर लोकसभा के जो पूरी अभी बैठी हुई है मॉनसून सत्र में, वहां पर ये बोला गया है कि भाई जितनी भी ग्रुप ए की सर्विसेज होंगी उसमें किसके पास पावर है, एलजी। देखो दिल्ली में अब एलजी के पास ज्यादा पावर मिल रही है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पर ये चीजें करनी बेहद जरूरी है। जरूरी है नहीं है उस पर हम बहस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम इस बात पे आते हैं कि क्या ये एलजी को पावर दे दी गई, पहले हम समझते हैं बात को। अब क्या है, बात ये है, देखो क्या है, अगर सीएम जो है, सीएम ने कोई अगर फैसला लिया है, उस फैसले पे वीटो, वीटो का अर्थ क्या होता है, जीरो, रोक लगा देना। ठीक है, दिल्ली के अंदर सीएम जो चुने हुए हैं, मतलब अभी अरविंद केजरीवाल है, उनको चुने हुए को भी जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होंगे ना, ब्यूरोक्रेट्स, वो उसके बिल को रोक लगा सकते हैं। ये बिल आया है और इस बिल को दिल्ली में पास कर दिया गया है। एनसीटी ऑफ दिल्ली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनसीटी ऑफ दिल्ली का जिक्र आर्टिकल 239 ए में किया गया है, और इस बिल में साफ साफ ये बात बोली गई कि जितने भी ग्रुप ए की सर्विसेज होंगी उनको यहाँ पर जो है अथॉरिटी मिल गई है। ठीक है भाई, ये है अभी का बिल जो आया है। इस बिल ने पुरानी सारी जितने भी ऑर्डर्स थे उनको हटा दिया, कि पहले बोलते थे कि भाई लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पे रहेगा वगैरह, आप सब हटा करके ये बोल दिया गया है कि दिल्ली के जो निवासी हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या बोलने वाले हैं, कि कभी भी कोई सीएम डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को रद्द करना, उस डिसीजन पे वीटो, वीटो का मतलब क्या होता है, जीरो, ना कर देना, ना करने की पावर, ये सब करने की पावर किसके हाथ में रख दी गई है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास रख दी गई है। ब्यूरोक्रेट्स वही है जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, एक्सपीरियंस के थ्रू आगे पहुंचे हैं। ठीक है, और दिल्ली के बारे में आर्टिकल 239 डबल ए में लिखा गया, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, दिल्ली का नाम एनसीटी ऑफ दिल्ली रख दिया गया था। ठीक है भाई, एस बालकृष्ण की रिकमेंडेशंस पे दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था 969 अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दिल्ली में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज एक अथॉरिटी बनाएंगे, एनसीसीएसए करके बनाया जाएगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। इन सब के तहत यहाँ पे पूरा एक अलग से बनाया जाएगा, और यही बताएगी कि भाई किसको यहाँ पे ट्रांसफर करनी है, पोस्टिंग करनी है, सब कुछ देखा जाएगा। जो डैनिक्स होता है, डैनिक्स और डैनिक्स, वो भी यहीं पर ही इसके अंदर देखे जाएंगे। डैनिक्स आपको पता है ना, दिल्ली, अंडमान, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नागर हवेली के सिविल सर्विसेज, सबका एक साथ ही यहाँ पर बनाया जाएगा। तो एनसीसीएसए, ये सारे काम जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, और एनसीसीएसए के जितने भी डिसीजन होंगे वो मेजोरिटी से वोटिंग के ऊपर तय किए जाएंगे। एलजी जो है वो सारा कुछ यहाँ पर काम देखेंगे। एलजी के पास काफी सारी डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी का अर्थ क्या होता है, जिसमें वो उसको अपने विवेक के अनुसार डिसीजन लेना है, किसी और के डिसीजन की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है सिर्फ अकेले वही डिसीजन ले सकते हैं और किसी की जरूरत नहीं है।
सोल, सोल मतलब अपना खुद का अधिकार। तो यहाँ पर एलजी जो है वो दिल्ली की अगर कभी भी विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर के मामले आते हैं या कोई भी न्यायिक मामले आते हैं तो वहां पर डिसीजन सीएम नहीं, एलजी। जो न्यायिक मामले या फिर जो आते हैं ज्यूरिसडिक्शन में वो तो लेंगे ही सीएम, पर उसके अलावा जो होंगे वो एलजी लेंगे। और फाइनल वर्ड जो होगा वो एलजी का रहेगा। जो फाइनल जो होता है ना शांति व्यवस्था ये सारी चीजों के लिए, वो दिल्ली के जो एलजी होंगे अभी है विनय कुमार सक्सेना, उन्हीं के द्वारा डिसीजंस लिए जाएंगे। इनसे पहले जो थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था। और ये बिल साथ ही साथ ये भी कहता है कि जितने भी हमारे सचिव होते हैं विभाग के अंदर, उन सबको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से परामर्श करने की अनुमति भी दे दी गई है कि वो खुद जाकर के कंसल्ट भी कर सकते हैं अगर उनको किसी भी टॉपिक पे कोई भी समस्या होती है, किसी भी प्रकार का उनको कुछ भी यहाँ पर पूछना होता है तो। ठीक है, तो यहाँ से भी परमिशन ले सकते हैं। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए भाई, अगला आता है सब कैटेगराइजेशन ऑन ओबीसी। जस्टिस रोहिणी पैनल ने यहाँ पर अपनी, जस्टिस रोहिणी याद है ना, एक जो ओबीसी के अंदर भी सब कैटेगराइज करने के लिए बनाई गई थी, याद रखिएगा ये कमीशन के इम्पोर्टेंट है। ये जो कमीशन है इसने यहाँ पर अब जो है अपनी रिपोर्ट फाइनल वाली सबमिट करने की बात करी है। तो जो 12 हफ्तों में खत्म होना था, ये बहुत टाइम हो गया इसको, 6 साल से इसके ऊपर जो है वो चल ही रहा है रिपोर्ट। तो ये कमीशन जो है 2017 में बनाई गई थी, जस्टिस रोहिणी कमीशन, और यूपीएससी इस पे सवाल कर भी चुकी है ऑलरेडी, जस्टिस रोहिणी कमीशन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये ओबीसी से जुड़ी हुई थी कि ओबीसी में भी सब कैटेगराइजेशन करो, उसमें भी और विभाजन करो। तो इस टास्क के अंदर जो है ओबीसी से बात थी भाई, इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे कि ओबीसी में हम लोग जो जो ऐसे लोग हैं जो कि दोबारा रिपीट हो रहे हैं या उनमें जो भी एरर्स आ रहे हैं उसको ठीक करेंगे। तो क्या होता है ना कि बहुत बड़ी कैटेगरी है ओबीसी। अब इसमें भी अगर सही से सब कैटेगराइजेशन नहीं होगा, सब कैटेगराइजेशन का मतलब होता है कि इसमें और जो कैटेगरीज आ रही हैं अगर उनको हम यहाँ पर सही से नहीं देखेंगे तो ओबीसी को रिजर्वेशन देने का फायदा ही क्या। तो ऐसे 2600 एंट्रीज हैं जिनको करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ जो फायदे मिल रहे हैं वो केवल कुछ ही लोगों को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ही कम्युनिटीज को फायदा मिल रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर 27% जो कोटा है उसको अगर हम सही तरीके से इंडल्ज करने की कोशिश करें तो हमको कुछ फायदा इसमें मिल सकता है। ठीक है भाई, ओबीसी कम्युनिटीज, वही बात है इसके अंदर कि इसमें हमें जो है सबको रिप्रेजेंटेशन की जो हम बात देने की कर रहे हैं कि सबको रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए रिजर्वेशन पॉलिसी से, उसी के ऊपर ये पूरा एक आर्टिकल है। ठीक है, तो जो 27% की जो यहाँ पर कैटेगरी है रिजर्वेशन की, उसको रिड्यूस किया जाएगा। तो आपको भी वही समझना है यहाँ पर अब कि 27% के अंदर और कैटेगरी को सही से रिजर्व किया जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन कब बनाई गई थी। ठीक है, अभी तो यही न्यूज है, बाकी इन्होंने कैटेगराइजेशन किस प्रकार से करी है वो हम अपकमिंग क्लासेस में इसमें और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए लास्ट आर्टिकल आता है मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल वैल्यू। इंडिया के अंदर जो है अभी जो ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन नेशनल्स, जो आयुष या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट को लेने आते हैं, उनके लिए ये आयुष वीजा बनाया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये आयुष वीजा यहाँ पर क्या लेकर के आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर इंडिया के मेडिसिन सिस्टम को ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं या उनको समझने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है भारत में जो आयुष एक मंत्रालय भी बनाया गया है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, उसी के नाम पे आयुष वीजा जो है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, हील इन इंडिया इनिशिएटिव के नाम से इंडिया में आकर के आप अपनी जो है वो चीजों को तैयार कर सकते हो। इसके अंदर सरकार ने जो है 3 कैटेगरीज बनाई है। एक तो आप जो है वो उपचार करने के लिए आ रहे हो, एक कल्याण और कायाकल्प के लिए, मतलब खुद उपचार नहीं करना, उसमें बस चेंजेस करने के लिए आ रहे हो, एक वैकल्पिक उपचार उपचार पद्धति लेकर के आ रहे हो। तो इन सब के लिए स्टार्ट किया गया है, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म में हम 10th नंबर पे आते हैं 46 कंट्री में, हमारी काफी ज्यादा जो है वो सीट्स भी बड़ी हैं टूरिस्ट के मामले में। मेडिकल टूरिस्ट की बात कर लो या फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट की, तो यहाँ पर हम लोग जो है काफी ज्यादा इंक्रीज में आए। इंडिया के अलावा भी अगर मैं बात करूं तो ईरान, ओमान, मालदीव, यमन, उज्बेकिस्तान, सूडान, इन सब ने इंडिया को ही चूज करा अगर हम डॉक्टर्स या ट्रीटमेंट की बात करें।
तो 2015 में भी नीति आयोग ने $3 बिलियन के लिए यहाँ पर एस्टिमेट किया था, और आगे ये बढ़ भी रहा है पैसा इसके लिए। तो मेडिकल टूरिज्म हम इंडिया में स्टार्ट करने के लिए एक नई इंडस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गया। तो हुआ ये कि भाई थोड़ा एशिया की तरफ टूरिज्म ज्यादा बढ़ने लग गया मेडिकल के मामले में। इसलिए अब हमारे सरकार ने यहाँ पर एक अलग से, जो आप पढ़ो यहाँ पर, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप को तैयार किया है। इंडिया में अभी 40 ऐसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हैं भी, और भारत के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी कराना, कैंसर का ट्रीटमेंट कराना, ये बाकी सब कंट्रीज के मामले से 65% से 90% सस्ता भी पड़ता है। बहुत महंगा है बाकी कंट्रीज में, तो बहुत ही ज्यादा लुट जाएंगे हम लोग तब कभी ऐसा कराना पड़ता है तो। टचवुड नहीं कराना पड़े। तो नीति आयोग का ऐसा कहना है कि अगर इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे आने आने वाले समय में हम लोग $9 बिलियन का और भी फायदा ले सकते हैं। और ये इंडस्ट्री, आयुष की जो इंडस्ट्री अलग से जो मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, वो जो है 70 बिलियन डॉलर्स तक आगे बढ़ भी सकती है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक जो है आर्टिकल आपको समझना है, पढ़ना है कि इस तरीके से एक स्टार्ट किया गया है हम लोगों द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा। तो इसको एक छोटे से आर्टिकल में याद रख लीजिएगा। गवर्नमेंट ने यही हील इन इंडिया के नाम से इनिशिएटिव शुरू किया है, ठीक है, पढ़ लेना। ई वीजा इशू करने शुरू कर दी। ई वीजा का अर्थ होता है कि उस टॉपिक से जुड़े हुए वीजा को स्टार्ट करना, ठीक है। ई वीजा है, ठीक है भाई, हो जाएगा सभी लोगों को ये बात। पीएम जन आरोग्य योजना, आपको पता ही है कि इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में जो है हमें यहाँ पर इजीली मिल जाती है अभी मेडिसिन जो होती हैं। नेशनल मेडिकल बोर्ड बनाया गया है इसके लिए, टूरिज्म मिनिस्ट्री यहाँ पर। लेकिन चैलेंजेस वही है, देखो भाई, कि अभी हम लोगों के पास बहुत बड़ा एक अच्छा सिस्टम नहीं है, तैयार है, पर एक बहुत अच्छा सिस्टम के रूप में तैयार नहीं है, बहुत अच्छे सिस्टम में नहीं आ रहा। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं आए हैं। मेडिकल इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंची है अभी तक, कि हर व्यक्ति के पास मेडिकल टूरिज्म पहुंच जाए। मेडिकल एक्रीडिएशन जो है सारी जगह को तक अब तक पहुंचा नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम्स है। लेकिन वही है कि इसके हम लोग क्या चीजें इसमें ये ऑपरेट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी। मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर से काफी मेडिकल टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां से कॉम्पिटिशन भी आता है। बट आज के समय में जो है यही है कि इस पूरे एक को एक रजिस्ट्रेशन के रूप में बनाना, एक रूप में तैयार करना एक इम्पोर्टेंस हो जाएगा, जो कि अभी यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, अभी इसके ऊपर काफी चीजों के ऊपर अभी भी चेंजेस करने बाकी हैं, इसमें ठीक ठीक अभी चीजों को लाने बाकी है कि इसको हम लोग एक जो है इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लेकर के आ सके। ठीक है, तो यही बात है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए यहाँ तक। ये छोटी छोटी सी बातें ये आप खुद से रीड कर सकते हो, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर स्टॉप किया हुआ है, बिकॉज आप लोग आराम से इसको रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, ये आप लोग पूरा इसको रीड करिएगा सारे पॉइंट्स को, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर रखा है। आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। चलिए, आज के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपने रीड कर लिया सब कुछ। अब है राजमार्गता ऐप, राजमार्ग यात्रा ऐप। ये जो है हमारे हिंदी में अवेलेबल कराई गई है, पहली बार किसी नेशनल हाईवेज के ऊपर भी जो है एक ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, कि भाई नेशनल हाईवेज जो है, अगर आपको कभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, यहाँ पर जो है नेशनल हाईवेज का यहाँ पर एक एफिशिएंट कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम स्टार्ट किया गया है। ये जो है एक करेक्ट स्टेटमेंट लिखी है, राजमार्ग यात्रा, ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। राजमार्ग आपको पता है कहाँ पे बने हुए, तो इस हिसाब से आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको लेकर के आ गया है, ठीक है भाई। अगला आता है यूनेस्को। आप सभी लोग जानते हैं यूनेस्को जो है यूएन की स्पेशल एजेंसी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में बने हुए हैं। और ये जो है प्रॉपर तरीके से अपना काम देखती है
और जो भी हमारे इंडिया में भी यूनेस्को होते हैं। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आपको जो है यूनेस्को के बारे में भी पता होना चाहिए। ये भारत के अंदर हमें जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के दर्जे देती है, जो कि भारत में अभी प्रेजेंटली 40 है। धौलावीरा को रिसेंटली ऐड किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? बाकी आप लोगों से मेरी एक और सिफारिश है कि आप लोग सीएपीएफ का पेपर जरूर देखें। अगर आप में से सभी कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा है, वो सीएपीएफ का पेपर जरूर जरूर देखे, क्योंकि बहुत जरूरी है देखना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरे को जरा कंप्लीट कर लेना। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। और बाकी इन सब में हम लोग फिर आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय।